पहला प्रश्न है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? यह हुआ है नर्मदा घाटी से। भारत का प्रथम मानव जीवाश्म नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। 1982 में अरुण सनकिया ने होशंगाबाद जिले के नर्मदा घाटी के हथनौरा स्थल से मानव कपाल तथा हाथियों का जीवाश्म प्राप्त किया है। हथनौरा से प्राप्त जीवाश्म भारत में प्राप्त प्रथम जीवाश्म है। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? कलिंग विजय का वर्णन कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व का विस्तृत वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में प्राप्त होता है। 13वें शिलालेख में करता है कलिंग विजय का वर्णन। नंद वंश के पतन के पश्चात कलिंग एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। यह राज्य हाथियों तथा हाथी दांत के लिए विख्यात था। कलिंग राज्य हाथियों तथा हाथी दांत के लिए विख्यात था। भारत में प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख मौर्य राजा अशोक के हैं, जो मुख्यतः ब्राह्मी लिपि व प्राकृतिक भाषा सर्वाधिक पश्चिमोत्तर क्षेत्र में खरोष्टी लिपि, जबकि उत्तर के सीमांत क्षेत्र में यूनानी तथा अरमाइक लिपि में लिखे गए हैं। मास्की गुजरा नितुर तथा उदगोलम अभिलेख में अशोक का वास्तविक नाम लिखा गया है, जबकि अशोक के अन्य शिलालेख में उसका नाम उपाधि देवनाम प्रियदर्शी लिखा गया था। कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व का विस्तृत वर्णन अशोक के अपने 13वें शिलालेख में करता है। नंद वंश के पतन के पश्चात कलिंग एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। यह राज्य हाथियों तथा हाथी दांत के लिए विख्यात था। भारत में प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख मौर्य राजा अशोक के हैं, जो मुख्यतः ब्राह्मी लिपि व प्राकृतिक भाषा सर्वाधिक पश्चिमोत्तर क्षेत्र में खरोष्टी लिपि, जबकि उत्तर के सीमांत क्षेत्र में यूनानी तथा अरमाइक लिपि में लिखे मिलते हैं। मास्की गुजरा नितुर तथा उदगोलम अभिलेखों में अशोक का वास्तविक नाम लिखा मिलता है, जबकि अशोक के अन्य अभिलेख में उसका नाम देवनाम प्रियदर्शी लिखा मिलता है। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। भारत में चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान सम्राट थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। चंद्रगुप्त मौर्य का महत्वपूर्ण युद्ध धनानंद के साथ उत्तराधिकार के लिए हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर 322 ईस्वी पूर्व में मगध का शासक बना। चंद्रगुप्त ने धनानंद को पराजित कर 322 ईस्वी पूर्व में मगध का शासक बना। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य की कूटनीति चालों का वर्णन विशाखदत्त रचित मुद्रा राक्षस में मिलता है। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य की कूटनीति चालों का वर्णन विशाखदत्त रचित मुद्रा राक्षस में मिलता है। चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज आया था। चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज आया था। इसकी पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा जो है गंधार शैली में। कनिष्ठ के शासन काल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गंधार एवं मथुरा शैली। देश के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में गंधार कला शैली का विकास हुआ, जिस पर यूनानी कला शैली का प्रभाव है। मथुरा कला शैली स्वतंत्र कला शैलियों में से एक है। इसका विकास कुषाण काल में पर्याप्त रूप से हुआ है। मथुरा कला शैली स्वतंत्र कला शैली है। इसका विकास कुषाण काल में पर्याप्त रूप से हुआ है। बुद्ध की मूर्ति के प्राचीनतम निर्माण की कला शैली को लेकर विद्वानों में मतभेद है, परंतु अब यह स्पष्ट रूप से माना जाता है कि बुद्ध की प्राचीनतम मूर्ति मथुरा कला शैली में निर्मित हुई है। बुद्ध की प्राचीनतम मूर्ति मथुरा कला शैली से निर्मित हुई है। वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार सर्वप्रथम मथुरा में बुद्ध मूर्ति का निर्माण किया गया था। वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार सर्वप्रथम मथुरा में बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया था। कनिष्ठ के शासन काल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैली का विकास हुआ, गंधार और मथुरा कला। देश के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में गंधार कला शैली का विकास हुआ, जिस पर यूनानी कला शैली का प्रभाव है। मथुरा कला शैली स्वतंत्र कला शैली है, जिसका विकास कुषाण के काल में पर्याप्त रूप से हुआ है। बुद्ध की मूर्ति के प्राचीनतम निर्माण की कला शैली को लेकर विद्वान में मतभेद है, परंतु अब यह स्पष्ट रूप से माना जाता है कि बुद्ध की प्राचीनतम मूर्ति मथुरा कला शैली से निर्मित हुई है। वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार सर्वप्रथम मथुरा में बुद्ध मूर्ति का निर्माण किया गया था। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली बाजार नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया। अलाउद्दीन ने 3 महत्वपूर्ण बाजार शाहना के नियंत्रण में स्थापित किया था। प्रत्येक वस्तु के मूल्य का निर्धारण कर दिया, जिसकी सभ्यता आधुनिक काल के सार्वजनिक वितरण प्रणाली से की जाती है। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। विजयनगर साम्राज्य
राम राय के विरुद्ध 1565 ईस्वी में एक संघ का निर्माण हुआ जिसमें बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर शामिल थे। इस राज्यों को संयुक्त सेना ने 1565 ईस्वी में तालीकोटा का या बन्नीहट्टी के युद्ध में विजयनगर को करारी मात दी। इस युद्ध के बाद विजयनगर का वैभव करीब-करीब समाप्त हो गया था। विजयनगर शासक रामराय के विरुद्ध 1565 ईस्वी में एक संघ का निर्माण हुआ जिसमें बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर शामिल थे। इन राज्यों को संयुक्त सेना ने 1565 ईस्वी में तालीकोटा या बन्नीहट्टी के युद्ध में विजयनगर को करारी मात दी। इस युद्ध के बाद विजयनगर का वैभव करीब-करीब समाप्त हो गया था। दीन-ए-इलाही किसने प्रारंभ करवाया था? दीन-ए-इलाही अकबर के द्वारा। दीन-ए-इलाही एक धर्म है जो अकबर द्वारा 1582 में शुरू किया गया था। इस धर्म में सभी धर्मों को अच्छी बात का समावेशन किया गया था। इस धर्म के प्रचार के लिए उसने केवल अपने विश्वस्त लोगों को ही इसमें शामिल किया था। विंसेंट स्मिथ के अनुसार दीन-ए-इलाही अकबर की भूल का स्मरण था, बुद्धिमानी का नहीं। दीन-ए-इलाही अकबर की भूल का स्मारक था, बुद्धिमान का नहीं था। स्मिथ के अनुसार, विंस्टन स्मिथ के अनुसार। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करते थे? अष्टप्रधान ये शिवाजी शासकों के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने 8 मंत्रियों की मंत्री परिषद का गठन किया था जिसे छत्रपति शिवाजी का अष्टप्रधान मंडल कहा जाता है। इस परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विधान का प्रमुख होता था। ये शिवाजी के सचिव के रूप में कार्य करते थे। अष्टप्रधान के अंतर्गत पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश आते थे। अष्टप्रधान के अंतर्गत पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश आते थे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का मार्ग 1757 में क्लाइव के नेतृत्व में लड़े गए प्लासी के युद्ध के बाद से ही खुल गया था। इस युद्ध ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का स्वामी बना दिया तथा यह राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? कुंवर सिंह जगदीशपुर में 22 अप्रैल 1858 को प्रविष्ट हुए थे। कुंवर सिंह सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर से आंदोलन में शामिल हुए। 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर से आंदोलन में शामिल हुए थे। उन्होंने 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी। 23 अप्रैल को अंतिम लड़ाई लड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भाड़े के सैनिकों को उन्होंने बुरी तरह खदेड़ दिया। उस दिन बुरी तरह घायल होने पर भी इस बहादुर ने जगदीशपुर किले से अंग्रेज का यूनियन जैक नाम का झंडा उतार कर ही दम लिया। वहां से अपने किले में लौटने के बाद 26 अप्रैल 1858 को उन्होंने वीरगति प्राप्त किया। 26 अप्रैल 1858 को उन्होंने वीरगति प्राप्त किया। 22 अप्रैल को जगदीशपुर से आंदोलन में शामिल हुए थे। 23 अप्रैल को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भाड़े के सैनिक को उन्होंने बुरी तरह से खदेड़ दिया था। इस दिन पूरी तरह घायल होने के बाद भी इस बहादुर ने जगदीशपुर के किले से अंग्रेज का यूनियन जैक नामक झंडा उतारकर दम लिया। 26 अप्रैल 1858 को उन्होंने वीरगति प्राप्त किया। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा था। मुंडा आदिवासियों ने 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक कई बार अंग्रेजी सरकार और भारतीय शासकों जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किए। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में किया गया मुंडा विद्रोह 19वीं सदी से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन में से एक है। उसे उलगुलान महान हलचल, उलगुलान का मतलब होता है महान हलचल, नाम से जाना जाता है। मुंडा विद्रोह झारखंड का सबसे बड़ा विद्रोह था जिसमें हजारों की संख्या में मुंडा आदिवासी शहीद हो गए थे। 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक कई बार अंग्रेजी सरकार के भारतीय शासकों जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किए। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 19वीं सदी के आखिरी दशक में किया गया मुंडा 19वीं शताब्दी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन में से एक था। इसे उलगुलान या महान हलचल का नाम से जाना जाता है। मुंडा विद्रोह झारखंड का सबसे बड़ा विद्रोह था जिसमें हजारों की संख्या मुंडा आदिवासी शहीद हुए थे। 1857 के क्रांति में सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 1857 की क्रांति ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थान पर फैल गई। इस विद्रोह की औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को हुआ किंतु इससे पूर्व 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने
चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से विरोध में इनका अपने आधिकारिक लेफ्टिनेंट बाग एवं ह्यूसन की हत्या करके बाग और ह्यूसन की हत्या करके विद्रोह का शंखनाद कर दिया था। इसके बाद विद्रोह ने 11 मई को सुबह दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। 1857 की क्रांति ब्रिटिश शासन के खिलाफ में बड़ी और अहम घटना है। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुआ था, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई थी। इस विद्रोह की औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को हुआ, किंतु इससे पूर्व 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वीं इंफेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से विरोध में अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं ह्यूसन की हत्या करके विद्रोह का शंखनाद कर दिया था। इसके बाद विद्रोहियों ने 11 मई को सुबह दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह को अपने भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। तेभागा आंदोलन सन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल से आरंभ किया था। किसने किया था? यह भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में प्रारंभ हुआ था। किसान आंदोलन में 1946 ईस्वी का बंगाल का तेभागा आंदोलन सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था, जिसमें किसानों ने फ्लाइड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 करने के लिए संघर्ष शुरू किया। यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। तेभागा आंदोलन फसल का 2/3 हिस्सा उत्पीड़ित बटाईदार किसानों को दिलाने का आंदोलन था। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में किसान आंदोलन था। जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन कब हुआ था? यह गठन हुआ था गदर आंदोलन के दौरान हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने के उद्देश्य से हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार मोहन सिंह भाकना थे। इसी समय जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन किया गया था काबुल में। जर्मनी के समर्थन से काबुल में किया राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने किया था। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में थी? चंपारण किसान आंदोलन देश की आजादी के संघर्ष का मजबूत प्रतीक बन गया था। हजारों भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील और अन्य नकदी फसल की खेती कराने के बाध्य हो गए थे। वहां पर नील की खेती करने वाले किसान पर बहुत अत्याचार हो रहा था। महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण के नील कृषकों की स्थिति का जायजा लेने वहां पहुंचे थे। गांधी जी के तिनकठिया पद्धति के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था। महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण के नील कृषक की स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को हुई थी। महाराष्ट्र में समाज सुधार करने और राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के लिए महादेव गोविंद रानाडे द्वारा 1870 में पुणे में सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। इसके द्वारा सरकार और जनता के मध्य एक सेतु बनाने का कार्य किया गया था। पुणे समझौता। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को हुई। महाराष्ट्र में समाज सुधार करने और राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के लिए महादेव गोविंद रानाडे द्वारा 1870 में पुणे में सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। इसके द्वारा सरकार और जनता के मध्य एक सेतु बनाने का कार्य किया गया था। 1870 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी मुंबई में किया गया था। 1879 में इसका मुख्यालय लाहौर बनाया गया। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। उन्होंने बाल विवाह एवं छुआछूत जाति प्रथा का विरोध किया तथा विधवा पूर्ण विवाह एवं अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। आर्य समाज ने भारतीयों के लिए का नारा दिया था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती 1875 में मुंबई में किया। 1879 में उसका मुख्यालय लाहौर बनाया गया था। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। उन्होंने बाल विवाह एवं छुआछूत जाति प्रथा का विरोध किया था। विधवा पूर्ण विवाह एवं अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। बाल विवाह और छुआछूत जाति प्रथा का विरोध किया, लेकिन विधवा पूर्ण विवाह, अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया था। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए किया गया था।
बिहार में 1904 में देवघर में गोल्डन लिंक की स्थापना विदेशी विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के लिए की गई थी। इसकी स्थापना बिहार के देवघर, अब झारखंड में है, जहाँ पे की गई थी। 1904 में देवघर में गोल्डन लिंक की स्थापना स्वदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के लिए किया गया था। 1885 में डब्ल्यू सी बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित उद्देश्य में से कौन सा नहीं था? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भोमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना प्रथम अधिवेशन 1885 में निम्नलिखित बात बताए गए उद्देश्य बताए गए थे। पहला उद्देश्य था साम्राज्य के विभिन्न भागों में राष्ट्र के हित के कार्यों में संलग्न ऐसे सभी व्यक्ति में परस्पर घनिष्ठता और मित्रता को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करना है। दूसरा बात बोला गया था अपने सभी राष्ट्र प्रेमियों में जाति प्रथा, जाति, धर्म या प्रांतीय के सभी संभव पूर्वग्रहों को सीधे मित्रतापूर्ण व्यक्तिगत संपर्क से दूर करना और राष्ट्रीय एकता को उन भावनाओं को पूरी तरह विकसित और संगठित करना है। तीसरा बात था तत्कालीन महत्वपूर्ण और ज्वलंत सामाजिक समस्याओं के बारे में शिक्षित वर्ग के परिपक्व व्यक्तियों के साथ पूरी तरह से विचार विमर्श करने के बाद बहुत सावधानी से इसका प्रामाणिक लेखा जोखा तैयार करना है। चौथा बात था जिन दिशाओं में और जिस तारीख से अगले 12 महीने में देश के राजनीतिज्ञों को लोकहित के लिए कार्य करना चाहिए उसका निर्धारण करना था। सन 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? लंदन में विनायक दामोदर सावरकर। अभिनव भारत समिति 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उसके भाई गणेश दामोदर सावरकर व नारायण दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित की एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी गुप्त समाज का मित्र मेला शुरू किया था। क्रांतिकारी गुप्त समाज का एक मित्र मेला शुरू किया 1899 में नासिक में। किसने किया था? विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने। 1904 में अभिनव भारत समिति का स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उसके भाई गणेश दामोदर सावरकर व नारायण दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित किया गया था। ये गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था? कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन में 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव एओ हुम थे, जिन्होंने कलकत्ता के उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता नियुक्त किया। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इसमें 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने इसका अध्यक्षता किया और उसमें 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। सन 1902 में लॉर्ड कर्जन के 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय के स्थिति का निरीक्षण करने और उसकी कार्य क्षमता में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति किया। आयोग के सुझाव के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ावा दिया गया। इसके 2 भारतीय सदस्य सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। 1902 में लॉर्ड कर्जन को भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना स्थिति का निरीक्षण करने और उसकी कार्य क्षमता में सुझाव देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति किया गया। आयोग के सुझाव के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। 1904 में इस अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया था, जिसमें 2 भारतीय सदस्य सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। बिहार हेराल्ड का आरंभ किया गया बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। 1872 में बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार हेराल्ड का स्थापना किया था। बिहार हेराल्ड बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था, जिसका प्रकाशन 1875 में आरंभ हुआ था। बिहार हेराल्ड का आरंभ 1872 में बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। वर्ष 2015 में इसे दोबारा शुरू किया गया था। द बिहार हेराल्ड बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है। इसका प्रकाशन 1875 में प्रारंभ हुआ था। बिहार हेराल्ड का आरंभ 1872 में बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। वर्ष 2015 में इसे दोबारा शुरू किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब और इन्होंने मद्रास में आयोजित कांग्रेस सम्मेलन 1887 में अध्यक्षता किया था। 1887 में कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। बदरुद्दीन तैयब पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी कलकत्ता 1896 ईस्वी में थे। इन्होंने स्वयं वंदे मातरम का गान किया था।
दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे मोहम्मद रहीमतुल्लाह शाह ने कलकत्ता में 1986 में 1896 में जिन्होंने स्वयं वंदे मातरम का गायन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय दस्ता आजाद दस्ता का गठन किया गया था। यह गठन किया गया जयप्रकाश नारायण के दौरान। आजाद दस्ता भारत छोड़ो आंदोलन के बाद क्रांतिकारियों द्वारा प्रथम गुप्त गतिविधियां थी। जयप्रकाश नारायण ने इसकी स्थापना नेपाल के तराई के जंगल में रहकर किया। इसके सदस्यों को छापामार युद्ध एवं विदेशी शासन को अस्त-व्यस्त एवं पंगु करने का प्रशिक्षण दिया जाने लगा था। आजाद दस्ता भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में क्रांतिकारियों द्वारा प्रथम गुप्त गतिविधियां थी। जयप्रकाश नारायण ने इसकी स्थापना नेपाल के तराई के जंगलों में रहकर किया था। इसके सदस्य को छापामार युद्ध एवं विदेशी शासन को अस्त-व्यस्त एवं पंगु करने का प्रशिक्षण दिया जाने लगा था। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था। 1934 में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा कांग्रेस समाजवादी दल भारत का एक राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। भारतीय समाजवादी नेता प्रथम महायुद्ध के बाद से ही समाजवाद का प्रचार कर रहे थे। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और अशोक मेहता जैसे नेता ने अक्टूबर 1934 में मुंबई में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन 1934 में मुंबई में किया। उस समय उसके आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और अशोक मेहता जैसे नेताओं ने अक्टूबर 1934 में मुंबई में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया था। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था। कब किया था? यह आरंभ किया था 1925 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आगा खान और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में हुआ था। इसका पहला अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से 1925 में आरंभ हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में किया गया था, जिसका पहला अधिवेशन 1907 में हुआ था। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से 1925 में प्रारंभ हुआ था। किसने कहा था? जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। यह कथन था महात्मा गांधी का। देश में तेजी से गहरे सांप्रदायिक विभाजन के संदर्भ में महात्मा गांधी के चिंतन और विचारों को अहमियत बढ़ गई थी, जिनका सपना था स्वाधीन भारत में एकता, सद्भाव और सौंदर्य। जब कभी उसे सांप्रदायिक तनाव की कोई सूचना मिलती तो वह बहुत विचलित हो जाते थे। गांधी जी ने कहा था, जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भारत का ब्रिटिश शासन एक व्यापारिक इकाई के रूप में तब शुरू हुआ जब 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने रानी एलिजाबेथ प्रथम से रॉयल चार्टर एक्ट प्राप्त किया। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम पुनः बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेटिक था। यह पद मुख्य रूप से प्रशासनिक उद्देश्य के लिए किया गया था और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करना था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ? यह है लिद्दर नदी। पहलगाम भारत के जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में अनंतनाग जिला का एक छोटा सा कस्बा है। यह एक विख्यात पर्यटन स्थल है। यहाँ साथ ही अमरनाथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी यहीं पे है। यह लिद्दर नदी के किनारे बसा हुआ है पहलगाम। दंडकार्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? दंडकार्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? यह दंडकार्य पूर्वी मध्य भारत का भौतिक क्षेत्र है। करीब 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला। यह क्षेत्र पश्चिम में अबूझमाड़ पहाड़ियां तथा पूर्व में इसकी सीमा पर पूर्वी घाट शामिल है। दंडकार्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के हिस्से शामिल हैं। दंडकार्य पूर्वी मध्य भारत का भौतिक क्षेत्र है। करीब 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला। इस क्षेत्र के पश्चिम में अबूझमाड़ पहाड़ियां तथा पूर्व में इसकी सीमा पूर्वी तट शामिल है। दंडकार्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के हिस्से शामिल है। भारत में चंद्र और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती है? भारत में चंद्र और भागा नदियां का मिलन स्थल हिमाचल प्रदेश के लोहित स्पीति जिले में है। हिमालय की गोद में बसे इस जिले में चंद्रभागा नदी का अनोखा प्रभाव है।
चंद्र नदी चंद्रमा की पुत्री और भागा सूर्य का पुत्र माना जाता है। चंद्रभागा नदियों को मिलने से चेनाब नदी बनती है। चंद्र और भागा नदियां का मिलन स्थल हिमाचल प्रदेश के लोहित स्पीति जिला में है। हिमालय की गोद में बसे इस जिले में चंद्रभागा नदी का अनोखा प्रभाव है। नदी चंद्रमा की पुत्री और भागा सूर्य का पुत्र माना जाता है। चंद्रभागा नदियों का मिलन से चेनाब नदी बनती है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जलविद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? यह है राजस्थान में। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में चुलिया चुलिया जलप्रपात के पास बनाया गया है। इस बांध की ऊंचाई 54 मीटर है। इसके अलावा चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध व कोटा बैराज का निर्माण किया गया। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में चुलिया जलप्रपात के पास बनाया गया है। इस बांध की ऊंचाई 54 मीटर है। इसके अलावा चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध व कोटा बैराज का भी निर्माण किया गया है। राजस्थान में स्थित खैत्री खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? यह खदान तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खैत्री तांबे कॉपर की खदान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा तांबे के अयस्क का उत्पादन एवं इसका परिशोधन किया जाता है। यह राजस्थान राज्य में स्थित है। दक्षिण दक्षिण एशिया में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र भारत में ही है। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र भारत में ही है। विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में भारत चौथे स्थान पर है। भारत में 98% कोयला का भंडार गोंडवाना क्षेत्र में है, जबकि शेष 2% टर्सरी युगीन चट्टान से पाए जाते हैं। क्षेत्रीय तांबे कॉपर के खदानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा तांबा के अयस्क का उत्पादन तथा इसका परिशोधन किया जाता है। यह राजस्थान राज्य में खैत्री राजस्थान में है। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन में क्षेत्र भारत में ही है। विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में भारत चौथे स्थान पर है। भारत में 98% कोयला का भंडार गोंडवाना क्षेत्र में है, जबकि 2% टर्सरियन युगीन चट्टान में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? यह हल्लीकर राजस्थान की नहीं है। राजस्थान के पशु के क्षेत्र में गाय का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। थरपारकर, राठी व मेवाती नस्ल की मवेशियां राजस्थान में प्रसिद्ध नस्लें हैं, जबकि हल्लीकर नस्ल कर्नाटक में पाई जाती है। राजस्थान के पशु के नस्ल हैं थरपाकर, राठी व मेवाती नस्ल की मवेशियां राजस्थान में प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है। भारत में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। इसके अलावा राजस्थान और झारखंड है। मानव सभ्यता द्वारा पहले प्रयोग की जाने वाली धातु तांबा है। तांबे के प्रयोग अयस्क कॉपर पायराइट, CuFeS2, मेलाकाइट, CuCO3, CuOH हॉल 2, क्यूपराइट, Cu2O, कॉपर ग्लास Cu2S से किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? यह महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिन्हें नहाशोबा भी कहा जाता है, यह अरब सागर तट पर मुंबई के दक्षिण में स्थित महाराष्ट्र का एक बंदरगाह है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के यातायात के दबाव को कम करने के लिए किया गया था, जहां मुख्य रूप से यहाँ मालवाहक जहाज का आवागमन होता है। मुरमुरगांव बंदरगाह गोवा में है। कंडला बंदरगाह गुजरात में है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे नहाशोबा भी कहा जाता है, यह अरब सागर के तट पर मुंबई के दक्षिण में स्थित महाराष्ट्र का एक बंदरगाह है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के यातायात के दबाव को कम करने के लिए किया गया है और इसके मुख्य रूप से यहाँ मालवाहक जहाज का आवागमन होता है। मुरमुरगांव बंदरगाह गोवा में है। मुरमुरगांव बंदरगाह गोवा में है। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है। भारत में पेरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? यूरोप में पेरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देश को अलग करती है? यूरोप की ये जो है स्पेन और फ्रांस को। पेरेनीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण पश्चिम यूरोप में स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित एक पर्वतमाला है। यह इबेरिया प्रायद्वीप को यूरोपीय महाद्वीप के अन्य भागों से अलग करती है। पिरनी पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिम में बिस्के खाड़ी से होकर दक्षिण पूर्व में मध्य सागर तक फैली है। वास्तेज पर्वत फ्रांस और जर्मनी को सीमा पर तथा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में है। पिंडेज पर्वत श्रृंखला दक्षिण पश्चिम यूरोप में स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित एक पर्वतमाला है। यह इबेरिया प्रायद्वीप को यूरोप महाद्वीप के अन्य भागों से अलग करता है। पिरनी पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिम में बिस्के खाड़ी से लेकर दक्षिण पूर्व में भूमध्य सागर तक फैला हुआ है। वस्जेज पर्वत फ्रांस और जर्मनी को सीमा पर है। वास्जेस पर्वत फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में स्थित है। भारत का किस देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रेमिज है?
भारत का किसके साथ में स्वतंत्र आवागमन है? भारत भारत और म्यांमार दोनों पड़ोसी देश हैं। इसके संबंध अत्यंत प्राचीन और गहरे हैं। पड़ोसी देश होने के कारण भारत के लिए बर्मा का आर्थिक, राजनीतिक और राजनीतिक महत्व भी है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड की सीमा म्यांमार से सटी हुई है। म्यांमार के साथ चहुमुखी संबंध को बढ़ावा देने के लिए भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। भारत और म्यांमार दोनों पड़ोसी देश हैं। इसके संबंध अत्यंत प्राचीन और गहरे हैं। पड़ोसी देश होने के कारण भारत के लिए बर्मा का आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक महत्व भी है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड की सीमा म्यांमार म्यांमार से सटी हुई है। म्यांमार के साथ चहुमुखी संबंध को बढ़ावा देने के लिए भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच है? यह किस झील में है? यह है ओंटारियो झील और ईरी झील में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित एक जलप्रपात है। यह प्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा के ओंटारियो और अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बहने वाली नियाग्रा नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात अंटोरिया और ईरी ईरी झीलों के बीच पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित एक जलप्रपात है। यह प्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और अर्जेंटीना को अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बहने वाली नियाग्रा नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात अर्जेंटीना को ईरी झील के बीच में स्थित है। अड्डूड प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? यह भारतीय महासागर में। अड्डूड प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? भारतीय महासागर में स्थित है। अड्डूड प्रवाल भारतीय महासागर में स्थित है। यह द्वीप मालदीव का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? जर्मनी का कोयला क्षेत्र कौन सा नहीं है? लेरिन बेसिन जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है। रूर क्षेत्र जर्मनी के उत्तरी राइन वेस्टफोलिया का एक शहरी क्षेत्र है। वेस्टफोलिया क्षेत्र जर्मनी का सबसे बड़ा एवं विश्वविख्यात कोयला क्षेत्र है। जर्मनी का 40% कोयला रूर क्षेत्र से निकाला जाता है। यहाँ से कोयला का निर्यात भी किया जाता है। रूर बेसिन को ही जर्मनी का काला प्रदेश और यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल कहा जाता है। जर्मनी का अन्य कोयला उत्पादन क्षेत्र क्षेत्र सार बेसिन और अचेन बेसिन है। लॉरेंस क्षेत्र फ्रांस देश के अंतर्गत आता है। यह लोएस का केंद्र है। रूर क्षेत्र जर्मनी के उत्तरी राइन वेस्टफोलिया का एक शहरी क्षेत्र है। वेस्टफोलिया क्षेत्र जर्मनी का सबसे बड़ा एवं विश्वविख्यात कोयला क्षेत्र है। जर्मनी का 40% कोयला रूर क्षेत्र से ही निकाला जाता है। यहाँ से कोयले का निर्यात भी होता है। रूर बेसिन को ही जर्मनी का काला प्रदेश कहते हैं। काला प्रदेश और यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल कहा जाता है। जर्मनी का अन्य कोयला उत्पादन क्षेत्र सार बेसिन और अचेन बेसिन है। लॉरेन क्षेत्र फ्रांस देश के अंतर्गत आता है। यह लो एस्क का केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है इसमें? किर्गिज मध्य एशिया में बसने वाला एक तुर्की भाषीय जनजाति का नाम है। किर्गिज लोग मुख्य रूप से किर्गिस्तान में रहते हैं। सकाई जनजाति मलाया प्रायद्वीप व मलेशिया के वनों में निवास करने वाली जनजाति है। मसाई जनजाति दक्षिण केन्या और उत्तरी तंजानिया में निवास कर रहे आर्द्र खानाबदोश लोगों का एक नीलोटिक जातीय समूह है। बुद्दू जनजाति अरब प्रायद्वीप की जनजाति है। किर्गिज मध्य एशिया में बसने वाले एक तुर्क भाषी जनजाति है का नाम किर्गिज लोग मुख्य रूप से किर्गिस्तान में रहते हैं। सकाई जनजाति मलाया प्रायद्वीप व मलेशिया के वनों में निवास करने वाली जनजाति है। मसाई जनजाति दक्षिण केन्या और उत्तरी तंजानिया में निवास कर रहे अर्ध खानाबदोश लोगों का एक नीलोटिक जातीय समूह है। बुद्दू जनजाति अरब प्रायद्वीप में जनजाति बुद्दू जनजाति अरब प्रायद्वीप की जनजाति है। भरमौर जनजाति किस प्रांत में स्थित है? भरमौर जनजाति जो है ये है हिमाचल प्रदेश। भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है। भरमौर पश्चिम हिमाचल प्रदेश राज्य के चंबा जिला में स्थित एक नगर है। भरमौर एक ऐतिहासिक महत्व है और यह चंबा की प्राचीन राजधानी हुआ करती थी। शहर के बीच में स्थित चौरासी मंदिर लगभग 1400 वर्ष पुराना है और नगर का सांस्कृतिक केंद्र भी है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में भरमौर हिमाचल प्रदेश राज्य के चंबा जिला में स्थित एक नगर है। भरमौर एक ऐतिहासिक महत्व है और ये चंबा की प्राचीन राजधानी हुआ करती थी। शहर के बीच में स्थित चौरासी चौरासी मंदिर लगभग 1400 वर्ष पुराना है और यह नगर का सांस्कृतिक केंद्र भी है। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुआ था। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे।
बी.एन. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन केंद्रीय कक्ष में हुआ था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। बी.एन. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में होता है। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 में संबंधित। कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 से संबंधित। न्यायपालिका और कार्यपालिका का प्रतिकरण अनुच्छेद 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 में है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलग जो है प्रतिकरण है अनुच्छेद 50 में। कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 में है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है। इंद्र बनाम भारत संघ मुकदमा में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित था? यह संबंधित था सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से था। मामला 1992 में सर्वोच्च अदालत ने भारत सरकार के निर्णय को बरकरार रखा और घोषणा किया कि ओबीसी के उन्नत वर्गों यानी क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभकारियों की सूची से बाहर रखा जाए। साथ ही यह भी निर्णय दिया गया कि एससी और एसटी वर्ग को क्रीमी लेयर की अवधारणा से बाहर रखा जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी सहनी बनाम भारत संघ मामले में अनुच्छेद 16(4) के संदर्भ में निर्णय केवल आरंभिक नियुक्ति तक है, पदोन्नति में नहीं है। इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इंदिरा सहनी मामले 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के निर्णय को बरकरार रखा और घोषणा की कि ओबीसी के उन्नत वर्गों यानी क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभार्थी सूची से बाहर रखा जाना चाहिए। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार सरकार द्वारा संसद के समक्ष प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है, जिसे बजट कहते हैं। संसद में बजट पेश किए जाने के बाद उस पर सामान्य चर्चा होती है। तत्पश्चात लोकसभा विभागानुसार अनुदान की मांग पर चर्चा करती है, इन्हें स्वीकृति देते हैं। लेकिन अनुदान की मांग पर चर्चा के दौरान यदि कोई सदस्य चाहता है कि बजट में किसी भी विभाग के लिए आवंटित राशि में कटौती की जाए, तो वह सदस्य एक नोटिस देकर उस संबंध में प्रस्ताव पेश कर सकता है। इस प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कट मोशन कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार सरकार द्वारा संसद में समक्ष प्रत्येक वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है, जिसे बजट कहते हैं। संसद में बजट पेश किया जाने के बाद उस पर सामान्य चर्चा होती है। तत्पश्चात लोकसभा विभाग अनुसार अनुदान की मांगों पर चर्चा होती है, उन्हें स्वीकृति देती है। लेकिन अनुदान की मांग पर चर्चा के दौरान यदि कोई सदस्य चाहता है कि बजट में किसी भी विभाग के लिए आवंटित राशि में कटौती की जाए, तो वह सदस्य एक नोटिस देकर इस संबंध में प्रस्ताव पेश कर सकता है। इस प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन-कौन सम्मिलित होते हैं? भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कौन-कौन सम्मिलित होते हैं? इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अनुच्छेद 53(1) में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या उसके अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा होगा। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों व राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन सदस्य दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। भारत की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनता है। पंचायत राज की समिति वर्ष एच.सी. हनुमत्ता राव 1984 में हुआ था। एच.सी. हनुमत्ता राव 1984 में हुआ था। जी.वी. के राव पंचायती समिति कब आया था? 1985 में आया था। 1984 में सी.एच. हनुमत्ता राव आया था। 1984 में जी.वी. के राव समिति 1985 में आया था। 1985 में जी.वी. के राव समिति आया था। अशोक मेहता समिति 1978 में आया था। 1978 में अशोक मेहता समिति। एल एम सिंघवी समिति 1996 में आया था। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आया। उसके बाद आया था अशोक मेहता समिति आया। उसके बाद आया था सी.एच. हनुमत्ता राव आया था 84 में। 84 के बाद फिर 85 में जी.वी. के राव समिति आया, पंचायती राज समिति आया। उसके बाद फिर लास्ट में आया था एल एम सिंघवी समिति 1986 में आया था। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति जो त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में बता रहा है। 2 स्तर पर अशोक मेहता समिति बताया था। 78 में आया था, वो 1978 में आया था और 1957 में आया था। यह बलवंत राय मेहता समिति आया था।
निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई थी? यह 91वां संविधान संशोधन 2003 2003 91वां संविधान संशोधन 2003 में मंत्री परिषद के आकार को सीमित करने के लिए दल बदलुओं को सार्वजनिक पद प्राप्त करने से रोकने तथा दल बदल कानून और मजबूत करने हेतु प्रावधान किए गए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लगभग लोकसभा के सदस्य के 15% से अधिक नहीं होगी। संसद के किसी भी सदन का कोई भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है तो वह सदस्य मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य या निर्हरक होगा। 91वां संशोधन अधिनियम 2003 में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने के लिए दल बदल को सार्वजनिक पद प्राप्त करने से रोकने के लिए दल बदल कानून को और मजबूत करने हेतु प्रावधान किए गए थे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। संसद के किसी भी सदस्य का संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। संसद के किसी भी सदन का कोई भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है तो वह सदस्य मंत्री बनने के लिए सदस्य मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य निर्हक होगा। जानवरों की प्रति क्रूरता को रोकथाम के लिए भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखा गया? यह समवर्ती सूची में है। पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 1960 के पारित किया एक अधिनियम में इसका उद्देश्य पशुओं को दी जाने वाले अनावश्यक पीड़ा और कष्ट को रोकना। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निम्न 5 विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। वे हैं शिक्षा, वन, नाप तौल, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन। जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकथाम भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में शामिल है। जानवरों के प्रति क्रूरता और रोकथाम भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में शामिल है। भारत में किस दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितने प्रतिशत वोट प्राप्त होने चाहिए? किसी भी दल को प्राप्त करने के लिए 4 अलग राज्यों में 6% मत होना चाहिए। भारत के किसी भी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु आवश्यक है कि वह दल 4 अलग-अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत पाए और लोकसभा में कम से कम 4 सीट हासिल की हो, या किसी भी दल को कम से कम 4 या उससे अधिक राज्य में राजकीय दल की मान्यता प्राप्त हो। पार्टी को कम से कम 3 अलग-अलग राज्यों को लोकसभा में 2% सीटें जितना भी एक शर्त है। उपयुक्त में से कोई भी शर्त पूरी तरह से दी जानी चाहिए। भारत में किसी भी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु वह दल 4 अलग-अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत प्राप्त हो और लोकसभा में कम से कम 4 सीट हासिल होना चाहिए, तभी दल वह कम से कम 4 या अधिक राज्यों में राजकीय दल की मान्यता प्राप्त हो। पार्टी को कम से कम 3 अलग-अलग राज्यों में लोकसभा में 2% सीट जीतना भी एक शर्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या शामिल है? धन विधेयक की परिभाषा में अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक के अंतर्गत निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए गए हैं। धन विधेयक में पहला बात है किसी कर का लगान, किसी टैक्स का लगाना, हटाना, परिवर्तन एवं नियंत्रित करना, ये सभी धन विधेयक में 110 में अनुच्छेद 110 में है। सरकार द्वारा धन उधार लेने को नियंत्रित करना, भारतीय सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व से संबंधित विधि का संशोधन, भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, इस कोष में पैसा जमा करने अथवा निकालने संबंधी प्रावधान, भारत की संचित निधि से वियोग, किसी भी व्यय को भारत के संचित निधि पर पारित करना अथवा खर्च की मात्रा में वृद्धि करना। निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है या हांस लागत विधि नहीं है, जबकि उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, ये सभी सकल घरेलू उत्पाद आकलन के 3 विधि हैं। उत्पाद अथवा मूल्यवर्धित विधि, आय विधि, व्यय विधि। प्रत्येक विधि से सकल घरेलू उत्पाद का एक मूल्य आना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जितना उत्पादन होगा उतना ही कारक आय सृजित होगा और जितना साधन आय सृजित होगी उतना ही अंतिम व्यय होगा। सारांश लागत विधि राष्ट्रीय आय की गणना की कोई भी विधि नहीं है। भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया? जेंडर बजटिंग ये भारत में शुरू हुआ है 2005 में। लैंगिक असमानता के लिए कानून प्रावधान के अलावा
किसी देश के बजट में महिला सशक्तिकरण तथा शिशु कल्याण के लिए किए जाने वाले धन आवंटन के उल्लेख को जेंडर बजटिंग कहा जाता है। दरअसल जेंडर बजटिंग शब्द विगत 2-3 दशकों में वैश्विक पटल पर उभरा है। इसके जरिए सरकारी योजना का लाभ महिला तक पहुंचाया जाता है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए 2005 में भारत में औपचारिक रूप से वित्तीय बजट में जेंडर को अंगीकार किया गया था। जीआरबी का उद्देश्य राजकोष की नीति के माध्यम से लिंग संबंधी चिंताओं का समाधान करना। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्था जारी करता है? यह है सीएसओ है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा जारी किए जाते हैं, जो कि सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन एससीओ द्वारा जारी किए जाते हैं, जो कि सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आयुष्मान सहकार योजना को शुरू किया। देश में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा की ओर और अधिक बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय सहकार निगम विकास निगम 10,000 करोड़ रुपए का एक ऋण उपलब्ध करवाएगी। यह ऋण ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज, आयुष अस्पताल, शिक्षा के बुनियादी ढांचे की स्थापना एवं लैब, दवा केंद्र आदि खोलने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन-देन प्रस्तुत किया गया था? यह 2013-14 में। भारत के बजट में 2013-14 में वस्तु लेन-देन कर सीटीटी प्रस्तुत किया गया था। वस्तु लेन-देन की दर को 0.01 थी। यह कर गैर कृषि वस्तुओं के लेन-देन पर लगाया जाता था। भारत के राज्यों में वर्ष 2018-19 में चावल उत्पादन का सही आरोही क्रम कौन है? चावल उत्पादन में सबसे आगे कौन? आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार देश में सर्वाधिक चावल उत्पादन राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब है। वर्ष 2010 से 21 में चावल का कुल उत्पादन 122.3 मिलियन टन हुआ था। नकद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका क्या निम्नलिखित प्रभाव पड़ेंगे? भारत में कामकाज कर रहे बैंक के लिए कुछ दिशा निर्देश बनाए गए हैं। ये नियम रिजर्व बैंक ने बनाए हैं। बैंकिंग नियम के तहत हर बैंक को अपने कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। इसे नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं। नकद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था में अधिक तरलता उपलब्ध होगी, जिससे अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि देखने को मिलता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है। वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 18-19 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार कुल कितना थे? 41,241 बोलते हैं, 4,12,871 था। और 2022 में रिजर्व बढ़ के कितना हो गया था? 5,47,252 मिलियन यूएस डॉलर हो गया था। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों का विभाजन मूल्य में बिहार का हिस्सा कितना था? यह 10.6% था। ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर किसका मात्रक है? यह प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर है। ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग में होने वाले परमाणुओं से निरंतर टकराते रहते हैं, जिससे उसकी ऊर्जा ह्रास होती है। इसे ही प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम मीटर प्रतिरोधकता का सही मात्रक होता है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग में आने वाले परमाणु से निरंतर टकराते रहते हैं, जिससे उसकी ऊर्जा ह्रास होती है। इसे ही प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो परिवर्तित रहती है आवृत्ति, जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच होती है, उसकी अनुभूति हमें अपने कान के द्वारा होती है और इन्हें हम ध्वनि तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, यह दूरी का है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यह लगभग 9.46 गुना 10^15 मीटर के बराबर होता है। अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? मूल भौतिक राशि इसमें से है विद्युत धारा भौतिक राशि है। ऐसी राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है, जिन्हें एक दूसरे में बदला नहीं जा सकता, मूल भौतिक राशि कहलाती है।
उपयुक्त विकल्प में विद्युत धारा मूल्य भौतिक राशि है। मात्रात्मक रूप से आवेश में प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मात्रात्मक रूप में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका सही मात्रक एम्पीयर होता है। लंबाई का सही मात्रक मीटर, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, द्रव्यमान का सही मात्रक किलोग्राम, पदार्थ का सही मात्रक मोल होता है। विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पीयर, ज्योति तीव्रता का सही मात्रक कैंडेला होता है। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण क्या होता है? यह होता है धनु तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण ध्वनि तरंग है। ध्वनि तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग वे तरंगे होती हैं जिनमें जिनमें मध्यम के कणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा या उसके विपरीत दिशा में ही होती है। इसे एल तरंग भी कहते हैं। वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगे भी अनुदैर्ध्य तरंग है। इसी प्रकार भूकंप और विस्फोट के कारण उत्पन्न पी तरंगे भी अनुदैर्ध्य तरंग ही होती है। अनुदैर्ध्य तरंग वे तरंग होती है जिसके माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा या उसके विपरीत दिशा में ही होता है। इसे एल तरंगे भी कहते हैं। वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगे भी अनुदैर्ध्य तरंग होती है। इसी प्रकार भूकंप और विस्फोटक के कारण उत्पन्न पी तरंगे भी अनुदैर्ध्य तरंग होती है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव होता है प्रिज्म द्वारा। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंग में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं। क्रम तरंगदैर्घ्य कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश अर्थात बैगनी का विचलन अधिक होता है। कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश अर्थात बैगनी का विचलन अधिक होगा, जबकि अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश अर्थात लाल का विचलन कम होता है। ये 7 रंग हैं: बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इंडिगो। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? यह -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों तापमान बराबर होते हैं। C और F में संबंध। C सेल्सियस होता है, F फ़ारेनहाइट होता है। C/5 बराबर F-32/9, F-32/9 C/5। लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायप्टर होता है। लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायप्टर होता है। डायप्टर लेंस की प्रकाशीय शक्ति का मात्रक है। किसी लेंस की फोकस दूरी F मीटर हो तो उसकी प्रकाश की शक्ति 1/f डायप्टर होगी। उत्तल लेंस के लिए डायप्टर धनात्मक होता है और अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होता है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है केरोसिन में। ऑक्सीजन केरोसिन में अनुपस्थित होता है। इसका रासायनिक सूत्र केरोसिन का रासायनिक सूत्र होता है C12H26 C15H22 C12H26 C15H22 होता है। केरोसिन में पैराफिन, नेपथलीन और सोरोमिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। केरोसिन में पैराफिन, नेपथलीन और सोरोमिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसका भौतिक और रासायनिक गुण इसमें उपस्थित हाइड्रोकार्बन के अनुपात, संगठन और क्वथनांक पर निर्भर करता है। इसे मिट्टी का तेल भी कहते हैं। केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। प्राकृतिक रबर जिसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का एक बहुलक है। प्राकृतिक रबर मुख्य रूप से रबर के पेड़ के से लेटेक्स के रूप में प्राप्त होते हैं। लेटेक्स एक चिपचिपा दूधिया तरल पदार्थ है जो वाणिज्य प्रसंस्करण के लिए तैयार रबर में परिष्कृत होते हैं। थाईलैंड दुनिया का अग्रणी रबर उत्पादक देश है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का एक बहुलक है। प्राकृतिक रबर मुख्य रूप से रबर के पेड़ से लेटेक्स के रूप में प्राप्त होता है। लेटेक्स एक चिपचिपा दूधिया तरल पदार्थ होता है जो वाणिज्य प्रसंस्करण के लिए तैयार रबर में परिष्कृत होता है। थाईलैंड दुनिया का अग्रणी रबर उत्पादक देश है। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन का नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CuSO4 है। कॉपर सल्फेट कई यौगिकों के रूप में पाया जाता है जिससे क्रिस्टल जल की मात्रक अलग-अलग होती है। उदाहरण के लिए इसका सूखा क्रिस्टल सफेद या हल्के पीले रंग का होता है, जबकि पेंटाहाइड्रेट CuSO4 5H2O चमकीले रंग का होता है। इसका पेंटाहाइड्रेट रूप में सर्वाधिक पाया जाने वाला रूप है। कॉपर सल्फेट कॉपर का सबसे अधिक पाया जाने वाला यौगिक है। उपयोग कवकनाशी के रूप में वस्त्र को रंगीन बनाने में भी कॉपर सल्फेट का प्रयोग वस्त्र को रंगीन करने में और कवकनाशी में भी किया जाता है। भारी जल का सूत्र D2O होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है। ड्यूटेरियम के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर भारी जल का एक अणु बनाते हैं। भारी जल का मुख्य उपयोग नाभिक संयंत्र में होने वाली नाभिक के विघटन क्रियाओं के दौरान उत्पन्न न्यूट्रॉन के अवशोषण करने के लिए मंदक के रूप में होता है, जिससे नाभिक की ऊर्जा का नियंत्रण, उत्पादन और शांतिपूर्ण उपयोग किया जा सके। पानी का पीएच मान 7 होता है। पानी का शुद्ध जल को तटस्थ या न्यूट्रल माना जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल पीएच मान 7 के आसपास होता है। 7 से कम पीएच वाला सॉल्यूशन को अम्ल कहा जाता है। पीएच की अवधारणा को सबसे पहले 1909 में
कार्लसन लेबोरेटरी के कार्लसबर्ग लेबोरेटरी के टेनियस रासायनिक शास्त्री सोरेनसन पेडर लोरिस्ट सोरेनसन ने प्रस्तुत किया था। 1909 को सोरेनसन ने पीएच मान की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। सीएनजी का मुख्य घटक CH4 मीथेन होता है। सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, जिसको हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में जाना जाता है। सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन होता है। मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Al2O3 होता है। Al2O3 नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र है। नीलम एक रत्न श्रेणी का खनिज है। यह एल्युमिनियम भस्म ऑक्साइड है। इसका सूत्र Al2O3 है। नीलम प्राकृतिक में भी मिलता है एवं कृत्रिम रूप में भी बनाया जाता है। अपनी सशक्तता के कारण इसे कई प्रयोग होते हैं। दृष्टि संबंधी उपकरण में, घड़ी के क्रिस्टल में, अर्धचालक के डिपोजिशन हेतु आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। नीलम एक रत्न श्रेणी का खनिज है। यह एल्युमिनियम भस्म ऑक्साइड है। इसका सूत्र Al2O3 है। नीलम प्राकृतिक में भी मिलता है और कृत्रिम रूप से भी बनाया जा सकता है। इसका सशक्तता के कारण इसके कई अनुप्रयोग हैं। दृष्टि संबंधी उपकरण, घड़ी के क्रिस्टल, अर्धचालक के डिपोजिशन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोलियम की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। ऑक्टेन रेटिंग एक मानक उपाय है जो ईंधन की दक्षता और प्रदर्शन दोनों को परिभाषित करता है, जबकि डीजल की गुणवत्ता को सीटेन नंबर को प्रदर्शित किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? बोरोन का। दिए गए विकल्प में बोरोन का गलनांक उच्च होता है 2075 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि सबसे ऊंचे होता है इसका क्वथनांक 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। बोरोन का गलनांक 2075 डिग्री और क्वथनांक 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। क्रिस्टल बोरोन का विशिष्ट गुरुत्व 2.34 होता है। क्रिस्टल बोरोन का विशिष्ट गुरुत्व जो होता है इसका 2.34 होता है। कमरे के ताप पर यह एक खराब विद्युत कंडक्टर होता है। कमरे के ताप पर एक खराब विद्युत कंडक्टर होता है बोरोन, लेकिन उच्च तापमान पर यह एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है। लोहे का गलनांक 1538 डिग्री सेल्सियस होता है। लोहे का गलनांक 1538 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक होता है लोहा का 2862 डिग्री सेल्सियस होता है। सिलिकॉन का गलनांक 1414 डिग्री होता है और क्वथनांक सिलिकॉन का क्वथनांक होता है 3265 डिग्री सेल्सियस होता है। एल्युमिनियम का गलनांक होता है 660.3 डिग्री सेल्सियस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कम आवेशित रहित है? कम आवेशित रहित कौन है इसमें? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने 1931 में किया था। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने 1931 में किया था। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित भौतिक मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? क्लोरोफिल का घटक कैल्शियम नहीं, जबकि कार्बन, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन है। क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरित कहते हैं। इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का मिश्रण पाया जाता है। कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है। क्लोरोफिल में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का मिश्रण पाया जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषण करता है और हवा के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड से पौधा में कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल जो है सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषण कर लेता है और हवा के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड से पौधा में कार्बन यौगिक का निर्माण करता है। पौधे में पानी पहुंचाया जाता है जाइलम के द्वारा। जाइलम उत्तक पौधे में जल परिवहन कराता है। पौधे जड़ के द्वारा मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। जड़ के द्वारा अवशोषण जल तथा उसमें घुले हुए अन्य आवश्यक खनिज तथा लवण जाइलम उत्तक द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंच जाते हैं। पौधे में विशेषकर रात्रि के समय पत्तियों के रंध्र से वाष्पन की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। सूर्य के प्रकाश में पौधे की कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से कार्बन युक्त यौगिक कार्बोहाइड्रेट व ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अवशोषित करते हैं। सूर्य के प्रकाश में पौधे की कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से कार्बन युक्त यौगिक कार्बोहाइड्रेट व ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अवशोषित करते हैं। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है अग्नाशय है।
लाइपेज एंजाइम की भूमिका आहार में वसा के विशिष्ट घटकों को तोड़ने के लिए होता है। लाइपेज अग्नाशय से एक वहनी के माध्यम से स्रावित होता है, जो गृहिणी में जठरांत्र संबंध मार्ग में खाली हो जाती है। इस प्रकार भोजन पर काम करता है, जो पहले से ही पेट में आंशिक रूप से पचा हुआ हो पच चुका होता है। लाइपेज एंजाइम की भूमिका आहार में वसा के अपशिष्ट घटकों को तोड़ने के लिए की जाती है। लाइपेज अग्नाशय से एक वाहिनी के माध्यम से स्रावित होता है, जो गृहिणी के में जठर संबंधी मार्ग में खाली हो जाती है। यह इस प्रकार भोजन पर काम करता है, जो पहले से ही पेट में आंशिक रूप से पच चुका होता है। बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? यह क्षय रोग टीबी के लिए। क्षय रोग एक आम और कई मामलों में घातक संक्रामक बीमारी है, जो माइक्रोबैक्टीरिया आमतौर पर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। क्षय रोग आमतौर पर फेफड़ा पर हमला करता है, लेकिन यह शरीर के अन्य भाग को भी प्रभावित कर सकता है, जिसे तपेदिक एवं टीबी रोग कहते हैं। तपेदिक या टीबी रोग भी कहते हैं क्षय रोग को। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय मानव शरीर में दूसरी बड़ी ग्रंथि है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है तथा यह मिश्रित ग्रंथि है, जो अंतःस्रावी या बहिःस्रावी दोनों प्रकार रूपों में कार्य करती है। बीटा कोशिका इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। इंसुलिन एक प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन का मुख्य कार्य है रक्त के अवशेष शुगर को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना। यह ग्लाइकोजन यकृत में संचित रहता है। शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। अग्नाशय मानव शरीर का दूसरी बड़ी ग्रंथि है। यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि है तथा यह मिश्रित ग्रंथि है, जो अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों प्रकार के कार्य करता है। बीटा कोशिका इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। इंसुलिन एक प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन होता है। इंसुलिन का मुख्य कार्य होता है रक्त के अतिरिक्त शुगर और को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना। यह ग्लाइकोजन यकृत में संचित रहती है। शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है? रक्त के संचालन में मदद करता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा की स्टेम सेल में होता है। लिम्फोसाइट श्वेत रक्त दुधानी कोशिकाओं होती है। लिम्फोसाइट श्वेत रुधिर कणिका होती है, जो शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। लिम्फोसाइट रक्त के संचालन में मदद करती है। लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा के स्टेम सेल में होती है। लिम्फोसाइट श्वेत रुधिर कणिका होती है, जो शरीर में के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। लिम्फोसाइट रक्त के संचालन में मदद करती है। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। एंटीबायोटिक का दवा का उदाहरण है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। पेनिसिलिन की खोज 1928 में स्टोक्स चिकित्सक और माइक्रोबायोलॉजिस्ट सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा है। इसकी खोज पेनिसिलिन की खोज 1928 में स्टोक्स चिकित्सक माइक्रोबायोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किया था। चिकित्सा स्थिति का निदान करने के लिए एमआरआई तकनीक का उपयोग किया जाता है। एमआरआई का उपयोग नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? इसका उपयोग एक्सरे में नहीं होता। चुंबकीय क्षेत्र, रेडियो तरंग, गामा किरण में एमआरआई का प्रयोग होता है। एमआरआई मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग एक क्षेत्र आधारित इमेजिंग तकनीक है, जिसका उपयोग रेडियोलॉजी में शरीर रचना और शारीरिक प्रक्रियाओं के चित्र बनाने के लिए किया जाता है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र ग्राउंडिंग और रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। एमआरआई में एक्सरे या आयनिक विकिरण का उपयोग नहीं होता है। सीटी स्कैन कंप्यूटर टोमोग्राफी होता है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ईईजी इलेक्ट्रिक इसिफोलोग्राफी होता है। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होता है। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त किया जाता है। अंगोरा ऊन अत्यधिक मुलायम बुनने वाले रेशा है, जो अंगोरा खरगोश के बाल के ऊपर त्वचा से बनता है। ये कश्मीरी पश्मीना बकरी के बाल से बनने वाले कश्मीरी ऊन से भी भिन्न है। अंगोरा ऊन अपने मुलायम और पतले रेशे के लिए प्रसिद्ध है। सलीम अली चिड़िया अभयारण्य कहाँ स्थित है? यह है गोवा में। सलीम अली पक्षी अभयारण्य भारत के गोवा राज्य में मुंडावी नदी के किनारे चाराओ द्वीप पर स्थित है। इसका नाम एक प्रसिद्ध पक्षी मनोविज्ञानी सलीम अली मोइनुद्दीन अब्दुल के नाम पर रखा गया है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कोयल स्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है। सलीम अली नेशनल पार्क श्रीनगर जम्मू कश्मीर में भी स्थित है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य भारत के गोवा राज्य में मंडोवी नदी के किनारे चाराओ द्वीप पर स्थित है। इसका अन्य नाम प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली
मोहिउद्दीन अब्दुल के नाम पर रखा गया है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कोयल स्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है। सलीम अली नेशनल पार्क श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है, जबकि सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा में है। लेकिन सलीम अली नेशनल पार्क पूछ देगा तो यह श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। अम्ल वर्षा के घटक है। अम्ल वर्षा के घटक कौन से हैं? HNO3 और H2SO4। अम्ल वर्षा का वास्तविक अर्थ उस वर्षा, हिमपात, ओला और कोहरा से है जिसमें मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले हों। इनसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनते हैं। सामान्यतः अम्ल वर्षा का पीएच मान 4.2 से लेकर 4.4 होता है। अम्ल वर्षा का वास्तविक अर्थ उस वर्षा, हिमपात, ओला और कोहरा से है जिसमें मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले हों, जिनमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल होते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होते हैं, नाइट्रिक अम्ल HNO3 होती है। अम्ल वर्षा का पीएच मान जो होता है 4.2 से 4.4 के बीच में होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है। करंट अफेयर्स क्वेश्चन। बिहार जीवी वर्ष 2019 में बिहार के बिजली की उपलब्धता के बारे में। बिहार के कितने 2011 में बिहार के कितने जिले में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? यह जनसंख्या थी 3। 2011 में बिहार के 3 जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी, शेखपुरा, शिवहर और अरवल। 10 लाख से कम जनसंख्या 2011 में 3 जिला में। बिहार के निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक होता है? बिहार में मक्का का। बिहार में अनाज उत्पादन में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। इस नए रिकॉर्ड में सबसे अधिक योगदान मक्के का है। राज्य में कृषि रोडमैप की शुरुआत के बाद से बिहार को 2 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। मक्का का उत्पादन बढ़ने का मुख्य कारण है राज्य सरकार ने नए क्षेत्रों में इसका उत्पादन शुरू कर दिया है। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिला कौन से हैं? यह जिला है मधुबनी और दरभंगा। बिहार में मधुबनी तथा दरभंगा सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाले जिले हैं। बिहार मछली उत्पादन में देश भर में चौथे स्थान पर है। उत्पादन की दृष्टि से बिहार में शीर्ष रैंकिंग की दाल कौन सी है? यह दाल है मूंग और मसूर है। मूंग और मसूर। बिहार में गन्ने उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? गन्ना उत्पादन में बिहार में पूर्वी चंपारण हो, क्या लगता है? बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला पश्चिम चंपारण है। पश्चिम चंपारण गन्ना में उत्पादन में अग्रणी जिला है पश्चिम चंपारण। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? बिहार में नहर सिंचित क्षेत्र सबसे ज्यादा किसमें है? यह है भोजपुर में। बिहार में भोजपुर जिला में नहर सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है। सर्वाधिक नहर सिंचित भोजपुर में है 73.8%। उसके बाद पश्चिम चंपारण में 62.2%। नहीं, उसके बाद औरंगाबाद में 71.1% और पश्चिम चंपारण में 62.2% नहर के माध्यम से सिंचाई की जाती है। सबसे ज्यादा भोजपुर में होता है सिंचाई नहर के माध्यम से। बिहार में भोजपुर में सबसे ज्यादा सिंचाई होता है 73.8। उसके बाद होता है औरंगाबाद में 71.1। फिर होता है पश्चिम चंपारण में 62.2% नहर से सिंचाई होती है। बिहार के वे जिले कौन से जिसमें 2001 से 2011 तक में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता थी? बिहार के यह है किशनगंज और सहरसा में। बिहार के ग्रामीण इलाका में महिला साक्षरता दर 49% जबकि शहरी क्षेत्र में 70.49% है। बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर किशनगंज और सहरसा में है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता 61.80 है, जबकि पुरुष साक्षरता 71.2 है, महिला साक्षरता 51.5 है। बिहार के ग्रामीण इलाका में महिला साक्षरता 49% जबकि शहरी क्षेत्र में 70.49 है। सिर्फ 49% है महिला साक्षरता दर ग्रामीण क्षेत्र में, और शहर क्षेत्र में जो है 70.49% है। बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर किशनगंज और सहरसा में है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर 61.80 थी। बिहार की कुल साक्षरता 2011 के अनुसार 61.80 थी, जिसमें पुरुष की साक्षरता 71.2% और महिला की 51.20% पुरुष से कम है महिला की। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? यह शहर है बिहार राज्य के नालंदा जिला में राजगीर शहर है। राजगीर शहर है यह कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जहां बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ था। राजगीर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। राजगीर 5 चट्टानी पहाड़ियों से घिरा। राजगीर जो है 5 चट्टानी पहाड़ी से घिरा है, जिसका जिक्र महाभारत और रामायण में मिलता है। राजगीर की पहाड़ी विश्व में प्रसिद्ध है। राजगीर की 5 पहाड़ियां के नाम से विलुप विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभारगिरी है। बिहार राज्य के नालंदा जिला में राजगीर शहर है। यह कभी मगध साम्राज्य का राजधानी हुआ करती थी, जहां बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ था। राजगीर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। राजगीर 5 चट्टानी पहाड़ियों से घिरा है, जिसका जिक्र महाभारत और
रामायण में भी मिलता है। राजगीर की पहाड़ियां विश्व में प्रसिद्ध है। राजगिरी की 5 पहाड़ी निम्न है। पहला है विपुलगिरी, उसके बाद रत्नागिरी, फिर उदयगिरी, स्वर्णगिरी और विभोरगिरी है। भारत में प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य के थे? बिहार से थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार राज्य के थे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता में से और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी भूमिका महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार छात्र हजारीबाग में हुआ था। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हजारीबाग में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने किया था। 1928 में मोतिहारी में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन बिहार युवक संघ के प्रोफेसर ज्ञान सहाय के नेतृत्व में हुआ था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हजारीबाग में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने किया था। 1928 में मोतिहारी में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन बिहार युवक संघ के प्रोफेसर ज्ञान सहाय के नेतृत्व में किया गया था। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है? यह है नवपाषाणिक संस्कृति है। छपरा में 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चिरांद सारण जिला का एक सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। चिरांद के नव पाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ से हड्डी के औजार का पाया जाना है। छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चिरांद सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। चिरांद के नव पाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ से हड्डी के औजार का पाया जाना है। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किया था? बाबा ठाकुर दास ने पटना में 1906 से 7 में बिहार के पटना में बाबा ठाकुर दास ने रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना किया। इस मिशन ने गरीब की मदद करने के लिए, महिला की स्थिति में सुधार लाने और अस्पृश्यता और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने के लिए काम किया था। 1906-7 में बिहार में पटना में बाबा ठाकुर ने रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना किया। इस मिशन ने गरीब की मदद करने, महिलाओं की स्थिति को सुधार लाने और अस्पृश्यता और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने के लिए काम किया था। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। दौलत राम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक विख्यात राजनीतिज्ञ थे। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई गई है? यह बिहार में। भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला बिहार राज्य में बनाई गई जा रही है। बिहार के भागलपुर जिला में विक्रमशिला गंगटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। यह देश का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य है जो गंगा नदी में 50 किलोमीटर में फैला हुआ है। 50 किलोमीटर में भारत का पहला डॉल्फिन वेधशाला बिहार राज्य में बनाई गई। बिहार के भागलपुर जिला में विक्रमशिला गंगटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। यह देश का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य है जो गंगा नदी के 50 किलोमीटर में फैला हुआ है। बिहार का प्रथम रामसर साइट कौन था? बिहार का प्रथम रामसर साइट बेगूसराय। बिहार का प्रथम रामसर साइट बेगूसराय में काबर ताल अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड बन गया है। यह प्रवासी पक्षियों और जैव विविधता की आबादी के लिए मध्य एशियाई फ्लाईवे का एक महत्वपूर्ण वेटलैंड है। नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोलियम पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है? यह मोतिहारी से प्रारंभ होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी अमलेखगंज नेपाल मोतिहारी बिहार से अमलेखगंज नेपाल पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन किया। यह दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम उत्पाद की पाइपलाइन है। ये हो जाएगा, इसका मैथ है 4800 लगातार। इसका आंसर ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद है मूल का घनत्व निकालना, इसमें डी हो जाएगा। इसका आंसर 2 6। एक समांतर श्रेणी में 11 पद का योगफल के बारे में निकालना, इसका आंसर ये 0 हो जाएगा। यदि n प्राकृतिक संख्याओं के योग का अंतर इतना दिया है तो इसमें आंसर हो जाएगा बी 11 हो जाएगा। इसका आंसर XYZ सदस्यों द्वारा 3 कंपनी दिए गए हैं। इसका आंसर ई होगा। एक दूध वाला 30 लीटर पानी और 70 लीटर दूध का मिश्रण मिलाता है तो इसका आंसर हो जाएगा बी 19/21 हो जाएगा। एक ताला चाबी बनाने के लिए फैक्ट्री का मिश्रण के लिए इसका हो जाएगा आंसर बी होगा। लॉग वाला फॉर्मूला है इसमें, इसका भी आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद है इसका आंसर हो जाएगा ए 20। प्रथम खाद्य उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 में दिया गया था। यह कब दिया, किसके लिए दिया? गेहूं के लिए दिया गया था। 2017-18 में 29.05 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से 61.04 लाख टन गेहूं उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था पहला। इसके पहले यह पुरस्कार 2 बार मक्का, 1 बार गेहूं व 1 बार धान उत्पादन के लिए मिल चुका है।
किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 में मिला था? यह मिला था गेहूं के लिए। इसके पहले यह पुरस्कार 2 बार मक्का, 1 बार गेहूं और 1 बार धान उत्पादन के लिए मिल चुका है। कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका था। एचडीआई 2019 के रैंकिंग में आरोही क्रम में संबंधित इसमें था। शतरंज का आइकॉन 2020 में लंदन ओलंपियाड का फाइनल में संयुक्त भारत जीता बना था। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 20 कौन जीता था इसमें? इसका आंसर भी हो जाएगा पैंडेगिल्स है। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया है? किया गया था यह? भारत में प्रधानमंत्री ने नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त रूप से जोगबनी बिहार, बीतर बीरतर बीरतनगर नेपाल विराटनगर नेपाल में दूसरी एकीकृत चेक पोस्ट आईसीपी का उद्घाटन किया। 2018 में स्थापित होने वाला बिहार का पहला समेकित चेक पोस्ट है। यह भारत की पड़ोसी नीति के अनुरूप है। नेपाल में सड़क, रेल और ट्रांसमिशन लाइन की क्रॉस कनेक्टिविटी परियोजना में सुधार इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? यह आईएमएफ करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत 1944 में हुआ था। यह औपचारिक रूप से 45 में अस्तित्व में आया था, 1945 में। इसके सदस्य देश की संख्या 198 है। किस देश का अहमदाबाद के साथ सिस्टर स्टेट कहते हैं? यह है जापान। भारत प्रधानमंत्री वर्ष 2019-20 में 19 में G20 ओसाका शिखर सम्मेलन के दौरान जापान और भारत के साथ स्टेट संबंध किया था। न्यूजीलैंड का प्रथम भारतीय मूल का मंत्री कौन बना था? यह प्रियंका राधाकृष्णन थे। भारत और चीन के बीच प्रथम अनौपचारिक सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह हुआ था वुहान में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण विचारों का आदान प्रदान वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में अपने देश के राष्ट्र के लिए प्राथमिकता के दृष्टिकोण से विस्तार बातचीत के लिए 17 से 28 अप्रैल 2018 को वुहान के प्रथम औपचारिक शिखर सम्मेलन किया गया था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के चेयरमैन कौन है? अशोक गुप्ता। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के चेयरमैन अशोक गुप्ता थे। चेहरे पर मास्क पहनने के लिए अनिवार्यता के लिए भारत के किस राज्य ने कानून बनाया था? यह बनाया था राजस्थान। बेटी बचाओ आंदोलन बीज को बचाओ किस राज्य ने शुरू किया? बीज बचाओ आंदोलन किस राज्य ने शुरू किया? बीज बचाओ आंदोलन या उत्तराखंड ने शुरू किया था। भारत में शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? यह सुगुन लॉन्च किया गया था। वर्ष 2019 में रसायन क्षेत्र के किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? यह दिया गया था लिथियम आयरन बैटरी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पीसीएम केयर्स कोष के बारे में कौन सा कथन असत्य था? इसमें कथन प्रधानमंत्री पीएम केयर्स कोष के पदेन अध्यक्ष और भारत सरकार के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री निधि के पदेन दृष्टि होते हैं। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? रूस का शहर है यह सेंट पीटर्सबर्ग को। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये थे राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन थे। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न मिला था, जो 1952 से 1962 तक उपराष्ट्रपति और 1962 से 67 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे लगातार। पहले उपराष्ट्रपति बने, उसके बाद राष्ट्रपति बने। वो जाने माने शिक्षाविद भी थे। वो भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे। वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम किसने आयोजित किया था? यह एप्पल के द्वारा। आई एम ओ मसीहा के लेखक कौन है? आई एम नो मसीहा के लेखक है सोनू सूद। शेन वाटसन ने सभी प्रकार के क्रिकेट के संन्यास लेने की घोषणा किया है। किस टीम से खेलते थे शेन वाटसन? ये थे चेन्नई सुपर किंग के थे। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है न्यू जर्सी में। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू जर्सी में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय न्यू जर्सी में। इसका गठन हुआ था 1983 में किया गया था गठन इसका। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय बृहद आर्थिक भागीदारी का सदस्य नहीं है? यह है पाकिस्तान नहीं है। किस देश के साथ भारत 2+2 वार्ता करता है? यह है जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ में। ट्रैक 1.5 कूटनीति की क्या होती है? यह होता है सरकारी एवं राष्ट्रीय सरकारी नीति है।
वर्ष 2000 में मेकोंग गंगा सहयोग कहाँ शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया था लाओस में। वर्ष 2000 मेकोंग गंगा सहयोग परस्पर सहयोग के लिए किए गए निर्मित 6 देशों का संगठन है। इसका स्थापना 10 नवंबर 2000 को वियतनाम लाओस में शुरू किया गया था। यह सहयोग सदस्य देशों को पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, परिवहन और संचार में बहुराष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए पहल था। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। 29 जून को भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण दिवस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सांख्यिकी पी.सी. महालनोबिस के आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में किया जाता है। सांख्यिकी दिवस 2022 का थीम था सतत विकास के लिए डेटा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण दिवस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद पी.सी. महालनोबिस के आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में किया जाता है। 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? यह असम में है। रूपसी हवाई अड्डा असम के कोकराझार जिला में स्थित है। भारत का एक हवाई अड्डा यह है। पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। गोवा में देवोलीव हवाई अड्डा। गोवा में देवोलीव हवाई अड्डा है। पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और रूपसी हवाई अड्डा असम में कोकराझार जिला में स्थित है। कमला हैरिस भारत का पैतृक गांव तमिलनाडु के किस जिले में स्थित? कमला हैरिस का पैतृक गांव तमिलनाडु के किस जिला में स्थित है? यह है तिरुना तिरुवारूर में है। अमेरिका की पहली भारतीय महिला उपराष्ट्रपति बनने वाली कमला हैरिस का पैतृक गांव तमिलनाडु के तिरुवारूर जिला के तुलासेंद्रम गांव में है। यह अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी के संबंधित थी कमला हैरिस।